नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 प्रोटीन्स। इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन का रोल क्या होता है, प्रोटीन हमारी बॉडी में जाके क्या काम करता है, क्यों हमारी बॉडी में प्रेजेंट होना ज़रूरी है, कौन से काम करने के लिए प्रोटीन इम्पॉर्टेंट होता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। और साथ में अमाइनो एसिड के बारे में भी देखेंगे कि अमाइनो एसिड क्यों हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट होता है, ये कौन से काम हमारी बॉडी में करता है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड। प्रोटीन के बायोलॉजिकल रोल्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला रोल है प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन द बॉडी। तो हमारे बॉडी में किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी नहीं, कोई सब्सटेंस होता है, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोटीन ज़रूरी होते हैं। प्रोटीन इस काम में इन्वॉल्व होते हैं। तो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं प्रोटीन, वो हम देखेंगे। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल भी दिया गया है। एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो आपको हीमोग्लोबिन पता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। आपने अगर लास्ट लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पर हमने पढ़ा था क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का हमने एग्जाम्पल देखा था। जो एग्जाम्पल था वो था हीमोग्लोबिन, जहाँ पर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक टाइप का प्रोटीन है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। आपको पता है हमारी बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जहाँ पर हमारा मेन कंटेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ये एक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस तरीके से ये एक प्रोटीन है। तो इसीलिए प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन बॉडी। तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है प्रोटीन। देन नेक्स्ट है एंजाइम विच कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर प्रोटीन्स। तो हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स मतलब ये ऐसा एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती है वो स्पीड अप करती है, उनकी स्पीड बढ़ाती है या फिर उनको होने में मदद करती है। मतलब कोई भी केमिकल जैसे ऑक्सीडेशन करना हो तो उसके लिए कुछ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंजाइम्स के ऊपर हमें आगे चैप्टर है, वहाँ पर हम एंजाइम्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज करते हैं हमारी बॉडी में, वो सारे एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। मतलब अब हमारी बॉडी में अगर केमिकल रिएक्शन करनी है तो उसके लिए प्रोटीन ज़रूरी होते हैं। अब आप बोलोगे कि केमिकल रिएक्शन क्यों करनी है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। आपको पता है फार्माकोलॉजी में हमने मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस पढ़ी। मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़रूरी होता है। हम बायोकेमिस्ट्री में भी मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें बहुत बड़ा चैप्टर है मेटाबॉलिज्म का। तो ये जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, यहाँ पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इन केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि सारे एंजाइम्स जो कि केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं वो सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो ये एक हो गया बायोलॉजिकल रोल प्रोटीन का। नेक्स्ट है प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन डिफेंस फंक्शन, दे एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो प्रोटीन ये डिफेंस फंक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। डिफेंस फंक्शन में जैसे हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज होती है जो कि एक टाइप की प्रोटीन ही होती है। कुछ एंटीबॉडीज होती है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, वो प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो वो डिफेंस फंक्शन में इन्वॉल्व होती है। एंटीबॉडीज बोला तो वो डिफेंस फंक्शन में इन्वॉल्व होती ही है। तो कुछ एंटीबॉडीज जो कि प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, जो हमारे बॉडी में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो तो उनके अगेंस्ट एक्ट करती है, उनके अगेंस्ट काम करती है, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करती है। तो इस तरीके से ये प्रोटीन्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। ये एक इनका रोल होता है। देन नेक्स्ट है सम ऑफ द हार्मोन्स आर प्रोटीन्स, एग्जाम्पल इंसुलिन कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। तो हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं
जो कि प्रोटीन्स होते हैं। एग्जाम्पल में इंसुलिन। इंसुलिन आपको पता होगा इंसुलिन क्या होता है, क्योंकि ये जो शुगर की डिसीज़ है, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, ऐसे बोलते हैं ना, मेरी शुगर ज़्यादा हो गई, मेरी शुगर कम हो गई। तो ये जो शुगर है, ये शुगर कम ज़्यादा क्यों होता है, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है इंसुलिन का। इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी में पैंक्रियाज फॉर्म करता है, पैंक्रियाज रिलीज करता है। तो इंसुलिन जो होता है ये भी एक प्रोटीन होता है जो कि हमारी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, मेंटेन करके रखता है। तो प्रोटीन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में हार्मोन की तरह भी एक्ट करते हैं। प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, जीन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, तो आपने पढ़ा होगा, आपने डोमिनेंट और रेसेसिव के बारे में भी पढ़ा होगा। डोमिनेंट और रेसेसिव ये बहुत ही ज़रूरी होता है जीन एक्सप्रेशन की प्रोसेस में। तो जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स उनके बेबी में आ जाते हैं, उनके बच्चे में आ जाते हैं। तो कुछ कैरेक्टर होते हैं मदर के जो कि डोमिनेंट होते हैं, और कुछ कैरेक्टर जो फादर के होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। तो उन जीन्स को, जो डोमिनेंट जीन्स हुए, उनको एक्सप्रेस करना, उनको दिखाना, उनके जो कैरेक्टर्स है वो ज़्यादा एक्सप्रेस करना, इस प्रोसेस में भी प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से ये एक रोल हो गया प्रोटीन का। देन नेक्स्ट है प्रोटीन सर्व एज न्यूट्रिएंट्स। तो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स होते ही हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, केसिन ऑफ मिल्क इज न्यूट्रिएंट। तो मिल्क में जो केसिन प्रेजेंट होता है वो न्यूट्रिएंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट है प्रोटीन इन्वॉल्व इन स्टोरेज फंक्शन। तो प्रोटीन जो होते हैं वो स्टोरेज फंक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। प्रोटीन कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल, फेरिटिन स्टोर आयरन। तो फेरिटिन जो है ये एक टाइप का प्रोटीन है जो कि आयरन को स्टोर करता है। हमारे बॉडी में जो आयरन प्रेजेंट होते हैं उनको स्टोर करने का काम ये फेरिटिन करता है, जो कि एक टाइप का प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन का एक बायोलॉजिकल रोल हो गया क्या, स्टोरेज करना। देन नेक्स्ट है प्रोटीन एक्ट एज बफर। तो प्रोटीन जो होते हैं वो बफर की तरह भी एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है प्लाज्मा प्रोटीन। तो जो प्लाज्मा में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो बफर की तरह एक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट है सम प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू। तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं टिश्यू के। जैसे कि अमाइनो एसिड जो होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। वैसे ही बहुत सारे प्रोटीन मिलके एक टिश्यू बना हुआ होता है, एक टिश्यू का कंपोनेंट बना हुआ होता है। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ टिश्यू बोला गया है। तो एक टिश्यू का एक स्ट्रक्चर बनाता है, प्रोटीन से मिलके टिश्यू का एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। एग्जाम्पल है अल्फा केराटिन इज प्रेजेंट इन हेयर। तो हेयर में जो अल्फा केराटिन प्रेजेंट होता है वो एक टाइप का प्रोटीन होता है। यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन मिलके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसी को हम बोलते हैं अल्फा केराटिन, जो कि हेयर का स्ट्रक्चर फिर फॉर्म करता है, जो हेयर में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये बायोलॉजिकल रोल होते हैं प्रोटीन के। तो आप देख सकते हैं प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। प्रोटीन डिफेंस फंक्शन में काम आता है, हार्मोन्स की तरह काम करता है, न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है, स्टोरेज फंक्शन की तरह काम करता है, हमारी बॉडी में सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये सारे फंक्शन प्रोटीन करता है, इसलिए प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ही ज़रूरी होते हैं और प्रोटीन को डाइट में लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से ये तो हो गए प्रोटीन के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमाइनो एसिड। कुछ डिफरेंट नहीं होंगे, सेम ही होंगे, क्योंकि ये जो प्रोटीन होते हैं ये अमाइनो एसिड से ही मिलके बने हुए होते हैं, तो इनके बायोलॉजिकल रोल्स भी डिफरेंट नहीं होंगे। तो अमाइनो एसिड के बायोलॉजिकल रोल देख लेते हैं। अमाइनो एसिड सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड क्या करते हैं, ये प्रोटीन को बनाते हैं, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनता है। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि अमाइनो एसिड सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। देन नेक्स्ट है दे अल्सो सर्व एज प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन, विटामिन एंड प्यूरिन्स। तो ये जो अमाइनो एसिड है ये प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं, किसके, हार्मोन के, विटामिन के और प्यूरिन के।
तो इस तरीके से ये कुछ बायोलॉजिकल रोल होते हैं अमाइनो एसिड के। इसके कुछ ज़्यादा बायोलॉजिकल रोल हम नहीं देखेंगे क्योंकि अमाइनो एसिड से मिलके ही प्रोटीन बना हुआ होता है और प्रोटीन का जो रोल है वही अमाइनो एसिड का रोल होता है। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल रोल होते हैं अमाइनो एसिड के। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसीज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। तो माल न्यूट्रिशन मतलब हम बोल सकते हैं डिफिशियंसी। अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी हो, प्रोटीन की कमतरता हो किसी की बॉडी में, तो उसके रिलेटेड कौन कौन से डिसीज़ उनको हो सकते हैं वो हम देखेंगे। जिनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है उनको कौन कौन से डिसीज़ हो सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ इनएडिक्वेट प्रोटीन इन द डाइट। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये एक पूरा नाम है, ये एक डिसीज कंडीशन है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये क्यों होती है? इट इज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ इनएडिक्वेट प्रोटीन इन डाइट। तो डाइट में प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं लेने की वजह से, डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं लेने की वजह से ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये डिसीज होता है। इट इज़ यूजुअली सीन इन चिल्ड्रंस। तो ये बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। इट इज़ रेयरली सीन इन अडल्ट। तो अडल्ट में ये रेयरली मतलब 1-2 ही पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन की कमी देखी जाती है। It is responsible for high rate of mortality and morbidity among preschool children। तो जो preschool children मतलब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों में ये ज़्यादा अमाउंट में देखा जाता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हाई रेट ऑफ मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी मतलब डेथ, जो बच्चों की डेथ होती है प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये डिसीज कंडीशन उनमें रहती है। इनकी वजह से ये जो प्री स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी डेथ होती है या फिर उनको डिसीज कंडीशन से गुजरना पड़ता है। मॉर्बिडिटी मतलब डिसीज कंडीशन, इलनेस, उनकी तबीयत खराब रहती है, उनमें डिसीज दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चों में ही ज़्यादातर देखा जाता है। PEM मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज ओल्ड नेम। तो ये जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है ये पुराना नाम है। 2 forms ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आर वेल नोन। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन तो ये पहले बोला जाता था, ये पुराना नाम है। अब इसके 2 नए फॉर्म बनाए गए हैं, बहुत ज़्यादा फेमस मतलब वेल नोन है, वो हम देखेंगे। तो कौन से हैं? मैरेस्मस एंड क्वाशियोरकोर। तो मैरेस्मस और क्वाशियोरकोर ये 2 फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के, इनके बारे में हम देखेंगे। इन एडिशन तो और कुछ यहाँ पर है, न्यूट्रिशनल ओडेमा, फिनिल कीटोन्यूरिया एंड अल्केप्टोन्यूरिया आर अल्सो ऑब्जर्व ड्यू टू प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर और कुछ डिसीज कंडीशन दिए गए हैं जो कि प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से देखे जाते हैं। तो कौन से हैं? न्यूट्रिशनल ओडेमा, फिनिल कीटोन्यूरिया एंड अल्केप्टोन्यूरिया। तो ये कुछ डिसीज कंडीशन है जो कि प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से देखे जाते हैं। तो इन डिसीज कंडीशंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैरेस्मस के बारे में। मैरेस्मस क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। तो प्रोटीन्स और कैलोरीज प्रॉपर अमाउंट में डाइट में ना लेने की वजह से, प्रॉपर अमाउंट में इनका इंटेक्ट ना होने की वजह से मैरेस्मस ये डिसीज कंडीशन होती है। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर इन प्री स्कूल चिल्ड्रन ऑफ द एज बिलो 2 years। तो 2 साल से कम जो बच्चे होते हैं, 2 साल में ये जो मैरेस्मस ये डिसीज कंडीशन है बहुत ज़्यादा देखी जाती है प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से। इट इज़ अ सीरियस कंडीशन। ये मैरेस्मस ये सीरियस कंडीशन होती है। Marasmus occurs when infants are withdrawn from breast milk and are given inadequate bottle feeding which are deficient in proteins and calories। तो मैरेस्मस का मेन रीज़न क्या है? मैरेस्मस क्यों होता है? ये क्यों ऑकर होता है?
व्हेन इन्फेंट्स आर विड्रॉन फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क मतलब जो लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं, जो मदर अपना खुद का दूध अगर नहीं देते बच्चों को, तो उस कंडीशन में ये ऑकर होता है। मतलब जो माँ का दूध होता है वहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, कैलोरीज होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, तो उससे जो बच्चा होता है उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, उसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी नहीं होती, उसको प्रॉपर अमाउंट में जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो माँ के दूध से मिल जाते हैं। पर अगर छोटे बच्चों को माँ का दूध नहीं दिया जाए और ऐसा दूध दिया जाए जो कि जहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन और कैलोरीज प्रेजेंट नहीं है, ऐसा बॉटल का दूध अगर दिया जाए, तो ऐसे बच्चों में ज़्यादातर ये मैरास्मस की कंडीशन देखी जाती है। तो ये मेनली कब होती है? जब छोटे बच्चों को माँ का दूध नहीं दिया जाता, उस कंडीशन में ये डिसीज कंडीशन देखी जाती है। देन नेक्स्ट क्या है? क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स मतलब कौन कौन से सिम्टम्स हम बोल सकते हैं दिखाई देते हैं, कौन से चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में इस डिसीज कंडीशन की वजह से, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है ग्रोथ रिटार्डेशन। ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब ग्रोथ का रुक जाना, ग्रोथ नहीं होना, छोटे बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है फिर प्रॉपरली, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेशन। तो आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि प्रोटीन लेने से हमारे बॉडी की ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो अगर छोटे बच्चों को प्रोटीन दिया ही नहीं जाए, प्रॉपर अमाउंट में उनके डाइट में उनको प्रोटीन ना दिया जाए, या फिर उनके बॉडी में पहले से ही प्रोटीन की कमतरता हो, तो उनकी ग्रोथ कैसे हो पाएगी? उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो ये एक सिम्टम देखा जाता है। देन नेक्स्ट, हेड इज बिग एंड इनएप्रोप्रिएट टू बॉडी साइज। तो ऐसे बच्चों का जिनमें मैरास्मस की कंडीशन देखी जाती है, उनका जो हेड होता है वो बड़ा होता है। नॉर्मल बच्चे में अगर देखा जाए तो उनके कंपेयर में ये जो मैरास्मस वाले जो बच्चे होते हैं उनका हेड बड़ा होता है, और उनकी जो बॉडी साइज होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते, इनएप्रोप्रिएट होते हैं। देन नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन। अब मेंटल रिटार्डेशन मतलब क्या होता है? मतलब उनके दिमाग का भी विकास नहीं हो पाता। नॉर्मल बच्चा जो होता है वो जिस तरीके से सोच पाता है, जिस तरीके से समझ पाता है, उस तरीके से मैरास्मस वाले कंडीशन के जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग का विकास नहीं हो पाता है। देन नेक्स्ट है ड्राई स्किन एंड डिहाइड्रेशन। तो उनकी स्किन जो होती है वो ड्राई रहती है हमेशा, और डिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेट होते रहते हैं, डिहाइड्रेशन उनमें ज़्यादा देखी जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं मैरास्मस के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बायोकेमिकल सिम्टम्स। तो बायोकेमिकल हमें यहाँ पर सिम्टम्स दिए गए हैं, तो कौन कौन, तो उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है सीरम एल्ब्यूमिन इज लो। तो हमारी बॉडी में जो सीरम होता है वहाँ पर जो एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है वो लो हो जाता है। देन नेक्स्ट है विटामिन ए कंटेंट ऑफ प्लाज्मा अल्सो लो। तो हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा में विटामिन ए रहता है वो भी कम हो जाता है। अब विटामिन ए कम रहा तो इसकी वजह से फिर दूसरी कंडीशन अराइज हो जाती है, जैसे कि आईज की प्रॉब्लम हो जाती है विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से। तो इस तरीके से ये कुछ बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से और दूसरी कंडीशंस हमारी बॉडी में दिखने लगती हैं। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट कैसे करें मैरास्मस का, वो हम देखेंगे। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट शुड बी प्रोवाइडेड इन डाइट। तो बच्चों को डाइट में प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करना चाहिए, यही इसका एक ट्रीटमेंट है। देन नेक्स्ट है क्वाशियोर। तो क्वाशियोर क्या होता है तो हम देखेंगे। इट इज ड्यू टू इंटेक ऑफ इनएडिक्वेट प्रोटीन ओनली। तो ये क्वाशियोर किस वजह से होता है? प्रॉपर प्रोटीन नहीं लेने की वजह से। हमने मैरास्मस देखा था, वहाँ पर प्रॉपर कैलोरीज और प्रोटीन ना लेने की वजह से मैरास्मस कंडीशन हो रही थी, और क्वाशियोर में कैलोरीज तो प्रॉपर होती है बच्चे के बॉडी में, पर प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं होता है। जनरली क्वाशियोर ऑकर व्हेन अ चाइल्ड इज विड्रॉन फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग एंड ट्रेडिशनल फैमिली फूड्स आर गिवन। तो जैसे हमने मैरास्मस में देखा था कि माँ का दूध छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता था, इसलिए उनको प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिल पाता था, सेम वैसे ही क्वाशियोर में भी यही होता है कि माँ का दूध बच्चे को ना देने की वजह से ये कंडीशन अराइज हो जाती है, और
माँ का दूध देने की बजाय वो क्या करते हैं, जो फैमिली फूड जो घर के लोग खाते हैं, चावल हो गए, दाल हो गए, वही बच्चे को देते हैं। पर माँ का दूध भी उतना ही ज़रूरी होता है जितने घर का खाना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए माँ का दूध बच्चे को देना चाहिए। फूड कंटेन लेस प्रोटीन बट प्रोवाइड इनफ कैलोरीज। तो ये जो फैमिली में फूड देते हैं, जो फैमिली के लोग फूड खाते हैं, वो बच्चे को दे देते हैं, तो उसकी वजह से उसको कैलोरीज तो मिल जाती है प्रॉपर अमाउंट में, पर प्रोटीन वहाँ पर कम होता है। उसकी वजह से उसको क्वाशियोर जैसे बीमारी हो सकती है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, क्लिनिकल फीचर्स। हमें यहाँ पर कुछ क्लिनिकल फीचर्स दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले आता है ओडेमा। ओडेमा मतलब हम बोल सकते हैं स्वेलिंग। तो स्वेलिंग्स आती है, जो बच्चा होता है उसके बॉडी में स्वेलिंग दिखाई देती है। देन नेक्स्ट है पुअर एपेटाइट, मतलब भूख कम लगना, भूख नहीं लगती अच्छे से। देन नेक्स्ट है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस ये एक स्किन कंडीशन है, तो ऐसे स्किन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं बच्चे में। देन नेक्स्ट है एबनॉर्मल हेयर्स। तो हेयर्स जो है वो एबनॉर्मल होते हैं, एबनॉर्मल तरीके से ग्रो होते हैं। देन डायरिया हो जाता है बच्चे को और एनीमिया होता है। तो इस तरीके से ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं क्वाशियोर के। देन नेक्स्ट है बायोकेमिकल सिम्टम्स। यहाँ पर भी कुछ हमें बायोकेमिकल सिम्टम्स बताए गए हैं, वो देखेंगे। तो सबसे पहला है फैटी लीवर। फैटी लीवर मतलब क्या होता है, ये बहुत ही सीरियस डिसीज कंडीशन होता है जहाँ पर लीवर हमारा काम नहीं कर पाता, प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये बायोकेमिकल सिम्टम्स दिखते हैं। और साथ में हाइपोप्रोटीनेमिया। तो हाइपोप्रोटीनेमिया मतलब हमारे ब्लड में प्रोटीन की कमी हो जाती है। हाइपो मतलब कम होना, कम अमाउंट में प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। देन ट्रीटमेंट में हम देखें, इसका ट्रीटमेंट क्या है, गुड क्वालिटी प्रोटीन अलोंग विथ एडुकेट कैलोरीज इन डाइट। तो डाइट में प्रॉपर अमाउंट में कैलोरीज और प्रोटीन दे तो ये डिसीज कंडीशन ठीक की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशनल ओडेमा। तो न्यूट्रिशनल ओडेमा क्या होता है, इट रिजल्ट फ्रॉम लॉन्ग कंटिन्यू डिप्रिवेशन ऑफ प्रोटीन। तो लंबे समय तक अगर प्रोटीन किसी को नहीं मिले या फिर प्रोटीन की कमी हो किसी के बॉडी में, तो उस कंडीशन में न्यूट्रिशनल ओडेमा जैसी कंडीशन देखी जाती है। द प्रोटीन डिफिशियंसी इन अडल्ट इज रेयर। तो अडल्ट्स में प्रोटीन डिफिशियंसी रेयरली देखी जाती है। मेनली यूजुअली अडल्ट्स में प्रोटीन डिफिशियंसी नहीं होती। द डिफिशियंसी सिम्टम्स इन अडल्ट इंक्लूड। तो अगर अडल्ट्स में प्रोटीन डिफिशियंसी देखी भी जाए, अगर न्यूट्रिशनल ओडेमा जैसी कंडीशन देखी भी जाए, तो उनमें सिम्टम्स क्या क्या इंक्लूड होंगे वो देख लेते हैं। लॉस ऑफ वेट, तो वेट लॉस होना, या फिर सेकंड है एनीमिया। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, हमारे बॉडी में आरबीसीज कम हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एनीमिया। या फिर डिले इन हीलिंग वुंड्स, वुंड्स को हील करने में देर होना, मतलब जो हमें इंजरी होती है, हमारी इंजरी जल्दी ही ठीक हो जाती है, पर ये जो पेशेंट होते हैं न्यूट्रिशनल ओडेमा जिनको होता है, उनमें ऐसा देखा जाता है कि उनकी जो इंजरी होती है वो बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही देर से हील होती है, बहुत देर से ठीक होती है। तो इस तरीके से सिम्टम्स यहाँ पर देखे जाते हैं अगर किसी को न्यूट्रिशनल ओडेमा जैसी कंडीशन है तो। Use of soybean, milk, egg and other proteinaceous substance can cure nutritional edema in adults. सोयाबीन हो गई, मिल्क हो गया, एग हो गई, या फिर अदर प्रोटीनेशियस सब्सटेंस मतलब दूसरे जो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होते हैं जिनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ऐसे सब्सटेंस अगर कोई पेशेंट यूज़ करे जिनमें न्यूट्रिशनल ओडेमा देखा जाता है, तो उनका जो न्यूट्रिशनल ओडेमा है वो क्योर हो सकता है, उनकी ये डिसीज़ कंडीशन क्योर हो सकती है। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन शो डिफरेंट चेंजेस इन द बॉडी। तो प्रोटीन की डिफिशियंसी अगर हमारे बॉडी में है तो वो अलग अलग चेंजेस दिखाती है हमारे बॉडी में। तो आप यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी हो हमारी बॉडी में तो वो अलग अलग चेंजेस हमारी बॉडी में दिखाता है। द लीवर लूजेस प्रोटीन्स रैपिडली एंड प्रोलॉन्ग प्रोटीन डिफिशियंसी कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ लीवर सेल्स। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, रैपिडली लूज करता है मतलब बहुत जल्दी जल्दी से उसका प्रोटीन जो है वो यूज़ करता है लीवर और लूज़ कर देता है, मतलब लॉस हो जाता है हमारे लीवर से प्रोटीन, मतलब हमारे बॉडी से प्रोटीन का लॉस होता रहता है, हमारा जो लीवर है वहाँ से प्रोटीन का लॉस होता रहता है। प्रोलॉन्ग प्रोटीन डिफिशियंसी कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू लार्ज नंबर ऑफ लीवर सेल्स। तो अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक प्रोटीन की डिफिशियंसी रही तो उसकी वजह से हमारे जो लीवर सेल्स होते हैं वो टोटली डैमेज हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे लीवर के सेल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये न्यूट्रिशनल ओडेमा ये कंडीशन होती है। देन नेक्स्ट है फिनिल कीटोन्यूरिया। फिनिल कीटोन्यूरिया ये भी एक प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज़ है। तो इसमें क्या होता है वो देखते हैं। इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन की कमी होने की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ प्रोटीन कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ phenylalanine and phenylpyruvate with good amount of फिनिल एसिटेट एंड फिनिल लैक्टेट इन यूरिन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रोटीन है ये फिनिल एलानिन फिनिल पायरुवेट ये हमारे अमाइनो एसिड्स है, तो ये लार्ज नंबर में हमारी बॉडी से एक्सक्रेट आउट हो रहे हैं यूरिन के थ्रू। क्या क्या एक्सक्रेट आउट हो रहा है, फिनिल एलानिन फिनिल पायरुवेट, साथ में फिनिल एसिटेट और फिनिल लैक्टेट। तो ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं, ये हमारी बॉडी से लार्ज नंबर में यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट आउट हो रहे हैं। इनके वजह से हमारे बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है, इसीलिए ये फिनिल कीटोन्यूरिया ये डिसऑर्डर देखा जाता है। इट ऑकर्स ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एंजाइम फिनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो फिनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज ये एक एंजाइम है जो कि मेटाबॉलिज्म में काम आता है, मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है। तो ये एंजाइम की इस एंजाइम की कमी की वजह से ये फिनिल कीटोन्यूरिया ये कंडीशन देखी जाती है। सिम्टम्स ऑफ फिनिल कीटोन्यूरिया आर मेंटल रिटार्डेशन। तो फिनिल कीटोन्यूरिया के क्या सिम्टम्स है, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन मतलब हमारे दिमाग का विकास नहीं होता। इस कंडीशन में अगर फिनिल कीटोन्यूरिया ये किसी को है तो उनके दिमाग का विकास नहीं हो पाता, तो ये सिम्टम रहता है फिनिल कीटोन्यूरिया का। तो इस तरीके से ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सक्रेशन होता है अमाइनो एसिड्स का हमारे यूरिन के थ्रू। देन नेक्स्ट है अल्कैप्टोन्यूरिया। अल्कैप्टोन्यूरिया क्या होता है, इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो ये भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है associated with abnormal metabolism of tyrosine, characterized by a presence of large amount of hemogenistate in urine। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहाँ पर एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है टायरोसिन का। टायरोसिन भी एक अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड का यहाँ पर एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, characterized by the presence of large amount of hemogenistate in urine। तो हीमो नहीं होमोजेनिस्टेट। तो होमोजेनिस्टेट यूरिन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से अल्कैप्टोन्यूरिया ये डिसऑर्डर देखा जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय द अब्सेंस ऑफ एन एंजाइम होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। तो होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज ये एंजाइम अपसेट होने की वजह से ये डिसीज कंडीशन कॉज होती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स। तो कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स मतलब कोई सीरियस कंडीशन या फिर कोई सीरियस सिम्टम्स यहाँ पर नहीं देखे जाते। हाउ एवर इन सम केसेस डार्कनिंग ऑफ कार्टिलेज एंड टेंडन्स हैज़ बीन ऑब्जर्व। तो कभी कभी देखा जाता है कि हमारे जो कार्टिलेज और टेंडन्स होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, उनका कलर डार्क हो जाता है। तो इस तरीके से ये सिम्टम्स देखे जाते हैं या फिर इसमें
तो इस तरीके से ये सिम्टम्स यहाँ पर देखे जाते हैं अल्केप्टोन्यूरिया में। ये क्यों होता है? क्योंकि होमोजेनिक स्टेट जो होता है वह हमारी यूरिन से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आती है। उसी की वजह से ये जो अल्केप्टोन्यूरिया ये कंडीशन है ये डेवलप होती है। इस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ डिसीज कंडीशन के बारे में देख लिया जो कि किससे एसोसिएटेड है, प्रोटीन की डिफिशियंसी से। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।